हेलो मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के ऊपर और क्लास 12th वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन का जो हिंदी का एग्ज़ाम है, वो अगले महीना 3 तारीख को होने वाला है और इसमें हम लोग गद्य, पद बहुत कुछ है, जिसको मैंने अपने कोचिंग में पढ़ा दिया है। लेकिन व्याकरण एक ऐसा टॉपिक है, तो व्याकरण से 10 मार्क्स का आता है हिंदी के एग्ज़ाम में। तो 10 मार्क्स एक बहुत ही अच्छा कवरेज है, यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए तो देखिए तो 10% हो गया। और उस व्याकरण से कई सारे टॉपिक से प्रश्न आते हैं जैसे संधि, समास, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग ये सब और भी सारे हैं। तो आइए हम लोग व्याकरण करते हैं। व्याकरण एक ऐसा पोर्शन है जिसे बहुत कम बच्चे सही कर पाते हैं। देखिए गद्य और पद खंड ये तो सभी लोग करते हैं, सभी लोग क्वेश्चन से पढ़ेंगे। अगर आप व्याकरण से अच्छा मार्क्स करते हैं तो आप जो है मतलब जो टॉपर होते हैं उनके रेस में आगे रहेंगे, क्योंकि व्याकरण सबका सही नहीं रहता है। आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं बिना देर करते हुए। और ये जो संधि का टॉपिक है, देखिए आज हम लोग जो समझेंगे संधि, ये संधि जो है ये 1 मार्क्स का परीक्षा में आएगा। जो संधि का जो टॉपिक है 1 मार्क्स का परीक्षा में आएगा। अब प्रश्न कुछ लोग सोच रहे हैं कि 1 मार्क्स का आएगा क्या फायदा? देखिए 1-1 मार्क्स इम्पोर्टेंट होता है। आज हम संधि बता रहे हैं, धीरे-धीरे आपको वो 10 टॉपिक करा देंगे जिससे 10 मार्क्स का आएगा। 1 मार्क्स में आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे कुल, जिसमें 1 के लिए आधा मार्क्स और प्लस फिर 1 के लिए आधा मार्क्स दिया जाएगा। इस तरह से टोटल 1 मार्क्स। 3 एग्जाम्पल दिए जाएंगे, जैसे ये देखिए ऐसे दिखा रहेगा संधि विच्छेद करे 1, कॉमा देखिए 2, तीसरा 3 ऐसे दिया रहेगा। तो आप इसमें से जो 2 इच्छा है आपका उसका 2 का संधि विच्छेद करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए संधि के बारे में शुरू करते हैं। और संधि पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ चीज व्याकरण के बारे में पहले जान लेना होगा। तो देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आपसे प्रश्न करते हैं, बताइएगा वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण व्याकरण में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वर्ण। इसके अलावा शब्द किसे कहते हैं? शब्द, शब्द और एक होता है वाक्य। ये 3 चीज सबसे पहले जान लेना जरूरी है। वर्ण, शब्द और वाक्य क्या है? देखिए सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि बताइए वाक्य किसे कहते हैं? तो हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं कि वाक्य जो है शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का जो समूह है यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का जो एक समूह होता है उसको हम लोग वाक्य कहते हैं। लेकिन जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, यानी कि सही अर्थ निकले, जिसका सही अर्थ निकलेगा वही वाक्य है। तो ग्रुप जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एक शब्द हो गया, पढ़ना एक शब्द हो गया, रहे एक शब्द हो गया है। देखिए शब्दों का समूह मिल गया तो क्या बन गया? वाक्य बन गया। अब आइए शब्द किसे कहते जानते हैं? अक्षरों के, अक्षरों, अक्षर जानते हैं? अक्षरों के या फिर वर्णों के, वर्णों भी बोल सकते हैं, वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह, ये जो समूह होता है वर्णों के समूह को अक्षर सब यानी कि शब्द कहते हैं। तब आइए हम बात करें वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण एक मिनट देखें इसका। चलिए, तो वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि, ध्वनि आपने नाम सुना होगा, ध्वनि। ध्वनि यानी कि जैसे ऐसे लिखा जाएगा ध्वनि, ये रहा ध्वनि। ध्वनि, ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई। ध्वनि यानी कि आवाज, ध्वनि का मतलब होता है आवाज। तो ध्वनि का वह सबसे छोटा इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, ध्वनि, ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब प्रश्न है कि भैया ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि, तो ध्वनि देखिए जैसे जैसे मान के चलिए ये क, क जो है एक वर्ण है, क है वर्णमाला का वर्ण, मतलब वर्ण है। तो क में देखिए इसका और टुकड़ा नहीं हो सकता। अब इसको क्या तोड़िएगा? तो खुद ही क है, इसको आप नहीं तोड़ पाए। कलम लिखा है तो आप क को तोड़ दीजिए, क अलग, ल अलग, म अलग, लेकिन क को और क्या तोड़ पाइएगा? और ये नहीं टूटने वाला है। अ है एक वर्ण है, तो अ को आप कितना तोड़िएगा? ये नहीं टूटने वाला है, ठीक है। यानी कि ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई
जिसके और टुकड़े न किए जा सके या और खंड न किए जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। शब्द समझ गए? वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। यहाँ तक टॉपिक हम उम्मीद करते हैं आप लोगों का पूरा तरह से मैंने जो बताया वो आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है? अब देखिए, अब आइए इस जो ये नोट्स जो मैंने सेंटअप से पहले लिखाया था उसपे हम बात करते हैं और लाइन्स इसी पे समझेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? तो देखिए संधि किसे कहते हैं जानने के लिए ये देखिए, संधि वर्णों के मेल से, यानी कि वर्ण अभी बोल के गए ना, क ख ग घ अ ये सब वर्ण, वर्णों के मेल से जो विकार, विकार यानी कि जो आवाज, विकार का अर्थ होता है आवाज, आवाज यानी कि वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है? जब काफी सारे वर्ण मिल करके जो आवाज निकालते हैं, जो आवाज उससे उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब रहा कि क्या ये परिभाषा आएगा? नहीं, परिभाषा आपको नहीं दिया जाएगा, आपको संधि विच्छेद करना दिया जाएगा। चलिए, अब देखते हैं संधि कितना प्रकार का होता है। देखिए, संधि 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का संधि होता है, जिसमें पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर, स्वर संधि जानने से पहले हम लोगों को जान लेना होगा स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण क्या है? तो देखिए यहाँ पे स्वर वर्ण के बारे में लिखा है। स्वर वर्ण क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं कि अ, आ से लेके अ तक जितने भी अक्षर हैं वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए, वे वर्ण जो स्वतः उच्चारित होते हैं, मतलब ऐसे अक्षर यानी कि ऐसे वर्ण जो स्वतः उच्चारित होते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वतः उच्चारित का तात्पर्य यहाँ पे जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं उच्चारित हो रहा है, यानी कि अन्य वर्ण की सहायता से उसे बताया नहीं जा, जैसे मान लीजिए अ, देखिए अ एक स्वर वर्ण है, तो अ के लिए किसी का हेल्प नहीं लेना पड़ता है, अ खुद अपने आप में स्वतंत्र है, तो स्वतः उच्चारित होता है, तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। लेकिन क अगर बोले क, तो क में लास्ट में अ आ रहा है, अ का शब्द आ रहा है, क अ आ रहा है, तो अ यानी कि ये स्वर वर्ण नहीं हो सकता, यानी कि ये इसमें स्वर वर्ण का सहायता से ये बोला जा रहा है। तो वे वर्ण जो स्वतः उच्चारित होते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए अ से लेकर अ तक ये स्वर वर्ण है, ये स्वतः उच्चारित होते हैं, किसी का हेल्प नहीं लेते हैं। लेकिन अब आइए नीचे देखिए व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण वे वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से, यानी कि इसका उच्चारण के लिए हमें स्वर वर्ण का क्या लेना पड़ता है? सहायता लेना पड़ता है। बिना स्वर वर्ण के सहायता के ये नहीं बोले जा सकते। ठीक है? जैसे क है तो क में देखिए, क में लास्ट में अ है, ज्ञ, ज्ञ में अ है, च, क, ख, ग से लेके जितना 36 अक्षर होता है, इसमें आप देखिएगा तो यानी कि ये स्वर वर्ण की सहायता से ही उच्चारित होते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए इन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक है? अब देखिए, इसके बाद जब स्वर वर्ण और हाँ, यहाँ पे देखिए स्वर संधि, अभी मैंने कहा स्वर संधि होता है, तो स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण समझा दिया। अब देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं? तो देखिए एकदम ध्यान से, अब शुरू हो रहा है संधि। जब स्वर और स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर और स्वर आपस में मिलने का तात्पर्य क्या है? तो देखिए कोई भी चीज मिलने का, यानी कि मान के चलिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक नंबर देखिए, मिलने का तात्पर्य समझिएगा, बस मिलने का कहानी समझ गए आप तो क्लियर। रत्नाकर, रत्नाकर, तो रत्नाकर लिखा हुआ है, इसको देखिए विच्छेद किया जाता है। विच्छेद मतलब इसको दो भाग में तोड़ा जाएगा, एक हो जाएगा रत्न, रत्न, आप प्लस, प्लस को धन भी बोलते हैं, रत्न धन आकर, आकर, ये देखिए रत्न, न में लास्ट में क्या है? न कैसे? न का मतलब ये हुआ, देखिए न में लास्ट में क्या है? अ है। तो देखिए ये जो आपस में मिलने का मतलब, देखिए हमको कैसे मिलाना है, इसका लास्ट अक्षर और इसका फर्स्ट अक्षर यहीं से ना जुड़ रहा है, यहीं से ना ये जोड़ने का काम हो रहा है, देखिए यहाँ से जोड़ने का, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट मिलके ना जुड़ेगा। तो न में लास्ट में अ है, अ क्या है? स्वर है, स्वर वर्ण है, और आ क्या है? स्वर वर्ण है। यानी कि देखिए यहाँ भी स्वर वर्ण, यहाँ भी स्वर, तो जब स्वर से स्वर मिला तो वो कौन सा संधि हो जाएगा? तब तो वो स्वर संधि ये वाला हो जाएगा, स्वर संधि। इसका मतलब है कि देखिए अब हम आपको बताएं, स्वर प्लस स्वर, स्वर से स्वर मिलेगा तो वो स्वर हो जाएगा, यानी कि स्वर स्वर स्वर। समझ में आया? स्वर 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 कहने का मतलब है स्वर संधि से जब स्वर
स्वर से स्वर मिलेगा तो स्वर संधि हो जाएगा। हाँ, रहा बात कि क्या हमको नाम लिखना पड़ेगा परीक्षा में संधि का, वो आपके ऊपर है। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि परीक्षा में केवल बोला जाता है संधि को विच्छेद करें, नाम नहीं। कक्षा 10वीं में जो है नाम लिखना पड़ता है संधि का, लेकिन 12 क्लास में केवल विच्छेद करना है, ठीक है? तो स्वर संधि समझ गए? अब आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अच्छा, एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे? मैंने बताया ऐसे 3 दिया रहेगा, 1 कॉमा देके 2 3 3 दिया है कोई शब्द। तो इसमें से जो आपको 2 आ रहा होगा ऐसे सजाइएगा, देख लीजिए सजाइएगा कैसे। लिखिएगा शब्द, एक ऐसे हेडिंग दीजिएगा पेज पे। उसके बाद यहाँ हेडिंग दीजिएगा विच्छेद। अगर नाम लिखिएगा तो विच्छेद को बीच में दीजिएगा। नाम नहीं लिखिएगा तो विच्छेद को थोड़ा इधर में दीजिएगा। ऐसे तो शब्द को यहाँ से जो 2 शब्द लेना है यहाँ लिखिएगा 1 नंबर और दूसरा लिखिएगा रत्नाकर। आपको अभी एग्जाम्पल बताएं। रत्नाकर, तो ये है रत्न, धन आकर यानी कि प्लस। तो देखिए न में क्या लगा है? अ लगा है लास्ट में और इधर भी आ है, तो इधर भी स्वर, इधर भी स्वर, तो स्वर 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 संधि। ठीक है? अब आइए हिमालय। हिमालय में देखिए, हिमालय में क्या होगा? हिम, हिम अर्थात बर्फ, आलय अर्थात घर। ये देखिए हिम, हिम हो गया, आलय। देखिए म में क्या रहता है? लास्ट में अ रहता है। जो है स्वर है। म अगर बोलिएगा तो म प्लस यानी कि लास्ट में क्या इधर का लास्ट लेना है और इधर का फर्स्ट लेना है। तो म में है स्वर, स्वर, स्वर 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 संधि। हिमालय। रामायण, रामायण में राम, ये राम, राम में है लास्ट में। आयन, आ है, तो स्वर, स्वर मिलकर क्या हो गया? स्वर संधि। ठीक है? विद्यालय, विद्या में विद्या प्लस आलय, तो विद्या, विद्या में देखिए आ का मात्रा यानी कि स्वर है। आ इधर भी है तो स्वर, स्वर क्या हो गया? स्वर संधि। तो ये 4 एग्जांपल से मैंने समझाया। आगे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा तो वहां से उम्मीद करते हैं आपको स्वर संधि बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो चलिए अब हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। देखिए व्यंजन संधि, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो देखिए हम आपको यहाँ साइड में थोड़ा बताते हैं इसको। जैसे आपने मैथ पढ़ा होगा, मैथ में आप बताइए प्लस माइनस बराबर माइनस, माइनस प्लस बराबर माइनस, प्लस प्लस बराबर प्लस। ये तो आप लोग ये चीज तो जानते हैं। ठीक इसी तरह का कंसेप्ट व्यंजन संधि पे लगेगा। इसको मिटाते हैं उसके बाद हम बताते हैं। अब देखिए इसके, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग ये देखिए, यानी कि जैसे स्वर से स्वर मिला था तो स्वर हो गया था। देखिए स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन अगर आपस में मिलेंगे, स्वर और व्यंजन अगर आपस में मिलेंगे तो ये व्यंजन संधि हो जाएगा। और अगर पहले व्यंजन मिल गया, व्यंजन, फिर बाद में इससे स्वर मिला, तो भी ये व्यंजन संधि ही कहलाएगा, तो भी ये व्यंजन संधि ही कहलाएगा। और अगर इधर भी व्यंजन, उधर भी व्यंजन, दोनों तरफ से व्यंजन रहा, तो भी ये व्यंजन संधि कहलाएगा। ठीक प्लस माइनस वाला कंसेप्ट है, देख लीजिए ध्यान से, तो ये प्लस माइनस वाला ही कंसेप्ट है। तो स्वर व्यंजन व्यंजन, व्यंजन स्वर व्यंजन, और इसके अलावा व्यंजन व्यंजन व्यंजन। अब आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए जब व्यंजन और व्यंजन आपस में मिलते हैं या स्वर और व्यंजन आपस में मिलते हैं एवं व्यंजन और स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे व्यंजन, जो बात मैंने यहाँ बताया है तीनों, वही चीज यहाँ पे लिखा है, उसे व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि का एग्जाम्पल देखें, तो देखिए व्यंजन संधि के एग्जाम्पल को मैं थोड़ा रुक रुक के बताऊंगा, एग्जाम्पल ले लेके बीच में स्टॉप करके आगे कुछ बताऊंगा, फिर आऊंगा एग्जाम्पल पे, इस तरह से, ताकि अच्छा से समझ में आए। ये देखिए इस तरह से सजा देना है, शब्द विच्छेद नाम लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे। जितना स्पष्ट परीक्षा में आप प्रेजेंट कीजिएगा उतना अच्छा मार्क्स मिलता है। पेपर पे साफ लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर पे कि स्पेशल क्रेडिट उन्हीं को मिलता है जिनका आंसर ब्रीफ रहता है और टू दी पॉइंट रहता है और हैंडराइटिंग अच्छा रहता है। तो अहंकार, ये देखिए अहंकार, इसमें बिंदु लगा है। अब कुछ लोग सोचेंगे ये अहंकार अहमकार कैसे हो गया? ठीक है, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम होगा, लेकिन एक चीज आइए हम आपको बता दें। देखिए कोई भी वर्ण या अक्षर, जैसे मान लीजिए क, ये चीज आपको पता होना चाहिए। क में अ है लास्ट में, लेकिन अगर इसमें हम हलंत लगा दें
ऐसा एक ऐसा सिंबल आता है हलंत। तो हलंत लगाने का अर्थ होता है कि क में जो अ का इफेक्ट है वो कट गया, यानी कि अब ये प्योर व्यंजन हो गया, इसमें अ का कोई इसमें रोल नहीं है, हलंत लगा देने का मतलब है। यानी कि स्वर संधि को भी व्यंजन संधि बनाया जा सकता है हलंत लगा के। जैसे ऊपर मैंने जितने भी स्वर संधि में आपको एग्जाम्पल बताए हैं, उसको भी आप व्यंजन बना सकते हैं हलंत लगा के। तो ये देखिए अहंकार अहमकार हो गया। अभी कैसे हुआ ये मैं अभी थोड़ा देर के बाद बताऊंगा। आइए कुछ उससे उसके पहले हम व्यंजन संधि को यहाँ रोकते हैं। अब क्यों रोक रहे हैं? कुछ लोग सोच रहे हैं। देखिए जितना अच्छा से आप समझ पाए अभी मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप उतना अच्छा से नहीं। इससे पहले हम विसर्ग संधि देख ले, फिर बात करेंगे। ये देखिए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है? तो विसर्ग संधि वो होता है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वे संधि जिनमें विसर्ग चिन्ह का प्रयोग होता है। विसर्ग चिन्ह। अब प्रश्न है कि विसर्ग चिन्ह क्या है? तो आपने देखा होगा अगर ऐसे लिखते हैं और उसमें एक ऐसे बिंदु, तो ये अ हो गया। ये जो दो बिंदु है ना, ये जो दो बिंदु, इसी को बोलते हैं विसर्ग चिन्ह। यही है विसर्ग चिन्ह, ठीक है। तो देखिए उसे विसर्ग संधि, जिस संधि में भी विसर्ग चिन्ह आ जाएगा वो हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि ज्यादातर वो होता है जिसमें नेगेटिव रोल होता है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, नकारात्मक बोध जिसमें होगा ना, नकारात्मक, अक्सर वो विसर्ग संधि होता है। पूरा नहीं, हमेशा नहीं, लेकिन अक्सर। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल, शब्द में देखिए क्या लिखा है, निर्देशक। तो निर्देशक का निह प्लस देशक यानी कि नि। देखिए नी न का मतलब ही नकारात्मक, लेकिन यहाँ देखिए ना ये रेफ का र है। ये जो ऐसे उठा रहता है ना, ऐसे देखेंगे, ऐसे अगर किसी भी, इसको रेफ का र बोलते हैं। तो याद रहे अगर किसी भी शब्द में रेफ का र है, अभी आगे नीचे में दिखाएंगे, लेकिन अभी बता दें, रेफ का र है तो इसे आप हटा देंगे संधि विच्छेद करते समय, और इसके जगह पे आप विसर्ग चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे, रेफ का र को हटा के विसर्ग चिन्ह। तो उसी तरह से देखिए निर्देशक में नि, रेफ का र हटा के विसर्ग चिन्ह यहाँ प्रयोग हुआ है। और देशक, ये कौन सा विसर्ग चिन्ह लग गया, तो हो गया विसर्ग संधि। निर्धन, निर्धन में देखिए नकारात्मक यानी कि धन नहीं जिसके पास, तो खैर ये तो समास का चीज है, लेकिन निर्धन, तो देखिए ऊपर में रेफ का र है, तो यहाँ पे देखिए हट गया निह, धन, और विसर्ग चिन्ह लगा है तो हो गया विसर्ग संधि। मनस्वी, मनस्वी आप लोग जानते हो, मनस्वी मित्र तुम धन्य हो, कुटज में पढ़े होंगे, मनस्वी मित्र तुम, मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। कुटज ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि वह व्यक्ति जो मन की सवारी करता है, मन पर सवार नहीं होता, यानी कि मन की सवारी करता है, यानी कि मन के ऊपर बैठ करके ये होता है। इसका मतलब उसके ऊपर मन का राज नहीं चलता, उसका राज मन पे चलता है, वो मित्र धन्य होता है। यानी कि मनस्वी, तो मनस्वी में देखिए यहाँ पे मनः, मनः हो गया, मनः यानी विसर्ग चिन्ह लग गया, वी आधा सा हट गया, वी मनः वी, इसका मतलब है स्वी भी लग सकता है यहाँ पे, मनस्वी, स्वी हो जाएगा, ये थोड़ा कुछ लिखा गया मनस्वी, तो मनस्वी का हो जाएगा यहाँ पे विसर्ग चिन्ह लग रहा है, तो देखिए ये विसर्ग संधि हो जाएगा। दुर्लभ, देखिए फिर रेफ का र, बोले ना रेफ का र जब जब आएगा तो इसे हटा के विसर्ग चिन्ह, देखिए दुह, दुर्लभ यानी कि दुर्लभ यानी कि विसर्ग चिन्ह, यानी कि विसर्ग संधि, ठीक है। अब देखिए अभी भी व्यंजन संधि पे नहीं जाएंगे, थोड़ा अब विसर्ग संधि आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, विसर्ग संधि क्या होता है। अब देखिए, अब बात करते हैं ये देखिए, ये कुछ देखिए यहाँ पे वर्णमाला लिखा हुआ है, क ख ग घ अंग च, माने क से लेके ग तक देखिए 36 लेटर होता है, ये लिखा हुआ है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं ये क ख ग क्यों पढ़ा रहे हैं, देखिए सब जरूरी है। यहाँ देखिए हमको ये पूरा नहीं देखना है, हमको ये 4 लाइन देखना है, 2 और ये 2 4 लाइन। तो क से लेके अंग तक इसको क्या बोलते हैं? क वर्ग, क वर्ग। इस 5 को बोलते हैं च वर्ग, इसको बोलते हैं ट वर्ग, इसको बोलते हैं त वर्ग। तो वर्ग मतलब जानते हैं, इसका मतलब ये जो क है ना, अगर आम भाषा को समझाएं, इसका मतलब ये पांचों जो है ना, ये क का कुल खानदान है, उसी का कुल खानदान का भाई हुई है, समझ लीजिए। तो इसीलिए क का परिवर्ग बोले, चाहे क का परिवार, च का परिवार, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए अब इसका तात्पर्य क्या है, क्यों ऐसा बताया जाए, तो देखिए ये देखिए ऊपर गोल किए गए, ये जो गोल किया गया है अक्षरों में से यदि कोई अक्षर का प्रयोग आधा हुआ है, यदि कोई अक्षर का प्रयोग आधा, जितना गोल किया गया, ये देखिए क वर्ग का 3 लास्ट में, लास्ट से 3, च वर्ग का लास्ट से 3, त वर्ग का लास्ट से 3, न त वर्ग का लास्ट से 3, इसमें गोल किया गया कोई भी शब्द अगर
शब्द में आधा प्रयोग हुआ है, आधा, तो संधि विच्छेद करते समय वह अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाएगा। संधि विच्छेद करते समय वो अपना वर्ग का पहला अक्षर में बदल जाएगा। एग्जाम्पल देंगे तो क्लियर होगा। और उसमें हलंत लगा देंगे। जैसे एक मान के चलिए, ये देखिए हम यहाँ आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने से। दिग्गज, दिग्गज, ये देखिए दिग्गज ऐसे लिखेगा, दिग्गज। तो दिग्गज में ग आधा है, देख लीजिए आधा, तो ग का प्रयोग देखिए, ग गोल है ना इसमें, तो जो गोल किया उसमें अगर कोई आधा प्रयोग हुआ है तो क्या बोल रहा है, आधा प्रयोग हुआ है, तो देखिए वो अपने पहले अक्षर में, अपने वर्ग के पहले अक्षर, जैसे ये देखिए अपने वर्ग के, अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाएगा। यानी कि इसका वर्ग है क ना, तो क में बदल जाएगा। यानी कि इसका अगर संधि विच्छेद करिएगा तो हो जाएगा दिक्गज, दिक धन यानी कि प्लस गज। और ध्यान रहे क में हलंत लगा देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हलंत लास्ट में लगाना जरूरी है। और हलंत देखते ही किसी भी शब्द में अगर विच्छेद है और हलंत लगा हुआ है तो एकदम विश्वास के साथ उसे आप क्या बोल सकते हैं, व्यंजन। क्यों? क्योंकि इसमें अ का इफेक्ट जो है खत्म है, तो ये व्यंजन है। और इधर ग में भी व्यंजन है शुरू में, तब ना लास्ट में अ है, तो व्यंजन व्यंजन व्यंजन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया हो। अब देखिए आगे, देखिए अगला पॉइंट, अभी भी व्यंजन पे जाएंगे, जो अभी घबराइए मत, व्यंजन पे जाएंगे, लेकिन इसको देख लीजिए। यदि यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वर लगा हो, अनुस्वर अर्थात देखिएगा ऐसे लिखा रहता है और ऐसे बिंदु रहता है। जैसे मान के चलिए हम लिख रहे हैं, देखिए संसार, संसार, सॉरी संसार, ऐसे संसार, देखिए बिंदु लगाना ऊपर में संसार, तो अनुस्वर लगाओ तो संधि विच्छेद करते समय अनुस्वर को हटाकर, यानी कि अनुस्वर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और म का प्रयोग करेंगे, यानी कि म लगा देंगे एवं उसमें हलंत लगा देंगे। जैसे संसार का अगर विच्छेद करें तो अब आप लोग बता सकते हैं, ये देखिए संसार का करें तो समसार, यानी कि सम धन यानी कि प्लस सार, तो शमशार, लेकिन म में हलंत लगाना नहीं भूलना है। और नाम तो आप लोग आराम से बता देंगे, हलंत लग गया माने व्यंजन। कैसे? तो ये देखिए फिर एक बार बता दे, म में अ का इफेक्ट कट गया तो व्यंजन, और इधर स है तो खैर एक तरफ भी व्यंजन आ जाएगा। मैंने कहा ना स्वर व्यंजन व्यंजन, व्यंजन स्वर व्यंजन, और व्यंजन व्यंजन व्यंजन। तो इस तरह से ये व्यंजन संधि, हलंत देखते ही व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया इसका, देखिए संवेदना, संवेदना देखिए बिंदु है तो बिंदु को म में बदल दिया गया, सम वेदना, तो सम म में हलंत लगा दिया गया तो व्यंजन संधि। संस्कृति तो समकृति, सम, ये बिंदु को म में बदल दिया गया, हलंत लगा दिया, समकृति व्यंजन संधि। अब आइए अगला, अगला अर्थात ये, यदि यदि किसी शब्द में रेफ का र लगा हो तो संधि विच्छेद करते समय र को हटाकर, ये जो रेफ कर रहा है ना उसको हटाकर, रिमूव करके विसर्ग चिन्ह लगा देंगे। विसर्ग चिन्ह, विसर्ग चिन्ह अर्थात वही ये वाला, आप लोग भूले नहीं, ये वर्ग, ये विसर्ग चिन्ह। तो देखिए ये देखिए निर्धन, ऊपर मैंने बताया निर्धन, रेफ कर लगा तो देखिए निह धन, निह प्लस धन, यानी कि विसर्ग, विसर्ग चिन्ह लग गया, विसर्ग संधि। दुर्लभ तो देखिए रेफ कर रहा है तो दुह प्लस लब, यानी कि विसर्ग चिन्ह। निर्मम तो देखिए ऊपर में र लगा है तो निह प्लस मम, यानी कि, और एक चीज जिसमें नेगेटिव, यानी कि न ज्यादातर, न जिसमें आता है ना निह ऐसे करके, नकारात्मक नेगेटिव, जैसे देखिए ना नकारा, निर्मम, निर्मम किसको बोलते हैं, जिसके पास कोई माया दया ममता नहीं है। दुर्लभ यानी कि जो आसानी से नहीं मिल रहा है तो ये नेगेटिव है। निर्धन जिसका पास धन नहीं, तो वो सब विसर्ग चिन्ह का प्रयोग होता है। लेकिन रेफ का र के लिए हुआ है तो ध्यान रहे, रेफ का र को हटा के विसर्ग चिन्ह लगा देना है, ये विसर्ग संधि हो जाएगा। अब आइए ऊपर, और आपको व्यंजन संधि आप भूल सकते हैं, हम नहीं भूलेंगे। आप देखिए यहाँ पे व्यंजन संधि आपको जो छोड़ के गए थे इसको समझाते हैं। ये देखिए अहंकार, अहंकार देखिए बिंदु लगाया ना, क्या बताया मैंने, अनुस्वर को हटा के म लगा दीजिए। ये देखिए अहम, और म में हलंत लगाना नहीं भूलना है, अहंकार, और हलंत देखते ही ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। निरंतर, निरंतर में देखिए अब प्रश्न है कि निरंतर में तो आधा न है, आधा न है तो ये तो त में बदल जाना चाहिए। कुछ कुछ चीजें एक्सेप्शन होती है,
हर चीज का एक्सेप्शन है। हम लोग देखते हैं पढ़ते हैं, एक्सेप्शन मतलब अपवाद। जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे, मांग का नियम का अपवाद है, पूर्ति का नियम का अपवाद है, ऐसे। तो यहाँ पे निरंतर, तो निर, यहाँ पे र में का लगा, हलंत लगा है, निरंतर, यानी कि हलंत लगते ही क्या हो गया, व्यंजन संधि। दिग्गज, दिग्गज का बताया ना, ग आधा है तो अपना वर्ग का पहला अक्षर क, यानी कि क में बदल गया, हलंत लग गया, व्यंजन संधि। सम्मान, सम्मान में म है ना, तो अब म है तो ये देखिए ये त में बदल गया, ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए आधा म है। तो अब प्रश्न ये है कि ये जो म है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे गोल नहीं है, गोल यहीं तक है, ये देखिए। तो म जब गोल नहीं है तो आखिरी पहला अक्षर प में बदलना चाहिए, अगर इस हिसाब से लीजिएगा, इसका कंसेप्ट से लीजिएगा तो नहीं। कुछ चीजें एक्सेप्शन है जिसमें सम्मान, तो सम्मान में हम लोग इसको त पढ़ेंगे, अधिकतर जगह म को त में ही बदला जाएगा अगर आधा रहेगा तो, सम्मान, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हो गया आपका सतमान, सतमान, त और त में हलंत लग गया तो ये हो गया व्यंजन संधि। उसी तरह से सन्मार्ग, सन्मार्ग, अगर सन्मार्ग लीजिएगा, सन्मार्ग अखबार आता है देखिएगा, सन्मार्ग, तो सन्मार्ग का लीजिएगा तो देखिए न आधा है ना, तो न त में बदल जाएगा, ये देखिए न में गोल किया हुआ है, ये देखिए न में गोल किया है ना, ये पहला अक्षर यानी कि त में बदल जाएगा। तो ये जो सन्मार्ग जो है ना, ये हो जाएगा आपका सतमार्ग, सत प्लस मार्ग, और त में हलंत लग जाएगा। नाम आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सतमार्ग कौन सा संधि हुआ, ठीक है, ये ध्यान रहे, क्वेश्चन रहेगा। अब आइए इसके बाद, आइए हम कुछ पेपर का सॉल्व कराते हैं बीजे सजेशन से। अब तक जितना मैंने बताया उम्मीद करते हैं आप लोगों को स्पष्ट समझ में आया हो और आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। एक नंबर बहुत होता है, 1% होता है एक सब्जेक्ट के नजरिए से। अब देखिए ये जो ईयर वाला है इसको मैं करा देता हूँ, ध्यान से देखिए। आत्मोन्नति 2023 में आया है, एकदम रिसेंटली, 1-2 साल पहले। आत्मोन्नति, आत्मो में आत्म है, आत्म, अपना, ये देखिए आत्म उन्नति। इसको जब जब भी विच्छेद कीजिएगा इसको 2-3 बार पढ़िएगा, आत्मोन्नति, आत्मोन्नति, तो आत्म अपने आप आएगा, आत्म और उन्नति, ये देखिए आत्म और उन्नति। यहाँ देखिए नाम नहीं दिया गया, मैंने कहा था ना एग्जाम में 12 में नाम नहीं पूछता है, आपका इच्छा आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा के ऊपर है। तो आत्मोन्नति, तो आत्म उन्नति हो गया, ठीक है। उदंडता, उदंडता, अब यहाँ पे आधा अड़ा है तो कुछ लोग सोच रहे हैं ट में बदलेगा, नहीं, देखिए न है, न का उच्चारण हो रहा है ना, तो न का उच्चारण, न जो है आधा अगर होगा तो त ना, त वर्ग में है, न त वाले में तो पहला अक्षर त, उत्दंडता, और हलंत लगना नहीं भूलाना है, हलंत लग जाएगा तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। अंतर्भूत, अच्छा ये देखिए रेफ का र आ गया अंतर्भूत में, बोला था ना कि रेफ का र अगर दिखे तो इसे हटा देना है और का लगा देना है, विसर्ग चिन्ह। तो ये देखिए अंतःभूत, अंतः लिखा है, रेफ का र हट के विसर्ग चिन्ह लग गया, और अंतःभूत इसका मतलब है, अब आप बताइएगा कि कमेंट में इसका कौन सा संधि है, कौन सा संधि है, ठीक है, ध्यान रहे, इस कौन सा संधि है ये आपको बता। सन्मार्ग का एक क्वेश्चन मैंने पूछा है और एक क्वेश्चन में इसका पूछ रहा हूँ, अंतर्भूत कौन सा संधि है, नाम बताइएगा। अब देखिए शिवालिक 22 में आया, शिवालिक यानी कि शिवालिक यानी कि शिव, शिव, शिवलिक, ये देखिए शिव अलिक, तो ये देखिए यहाँ से व है तो व में अ है, इधर भी है स्वर, स्वर, स्वर संधि हो जाएगा अगर नाम लिखना चाहें तो। सदगुण, सदगुण में ये देखिए द में हलंत लगा है, ये देखिए द में छोटा सा आपको दिख रहा होगा हलंत लगा है, हलंत लगने का मतलब है कि आधा प्रयोग हुआ है, तो त वर्ग में द आता है, और द में देखिएगा द ध न वहां पे गोल किया हुआ है, ऊपर देखिए यहाँ हम आपको दिखाते हैं, यहाँ गोल किया, ये देखिए द में गोल किया है, ये देखिए। तो जब ये पहला अक्षर यानी कि किसमें बदल जाएगा, त में, तो ये देखिए यहाँ पे सदगुण है ना, तो ये देखिए सतगुण, सत त में बदल गया और त में हलंत लग गया, सतगुण। कुटोल्लास, 1-2 बार बोलिएगा तो कुटोल्लास, कुटोल्लास, कुट उल्लास, तो कुट प्लस उल्लास, ये हो जाएगा, यहाँ स्वर है अ है, इधर उ है, स्वर, स्वर, स्वर। दुर्जन, देखिए रेफ का र लगा है, 2 बार आया एग्जाम में, 2 बार, यानी कि रेफ का र तो हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए विसर्ग चिन्ह, विसर्ग चिन्ह, तो ये हो गया दुर्जन। संतुष्ट, संतुष्ट में यहाँ पर
अनुस्वर लगाया, अनुस्वर लगा तो अनुस्वर को हटा के क्या कर देते हैं, अनुस्वर को हटा के हम लोग म का प्रयोग करते हैं। तो जब म का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाएगा समतुष्ट, और म में हलंत लगा देंगे तो ये हो जाएगा समतुष्ट। ठीक है, और 1 मिनट, इसके बाद देखिए यहाँ पे नीरस, नेगेटिव है ना, नीरस यानी कि नीरस में नेगेटिव है तो निह, निह यानी कि बोले थे ना नेगेटिव के लिए विसर्ग चिन्ह, तो निह रस यानी कि जिसमें कोई रस नहीं है, जो मतलब देखने लायक, मतलब एक तरह से ये उसको बोलते हैं नीरस। तो ये हो गया नीरस। द्वंद्वातीत 2016 में आया द्वंद्वातीत, तो द्वंद प्लस अतीत, ये देखिए द्वंद प्लस अतीत, इसको 2 बार पढ़िएगा तो अपने आएगा द्वंद्वातीत, द्वंद प्लस अतीत। ठीक है, अब इसके आगे ये देखिए निर्देश, यहाँ पे भी रेफ कर रहा है, तो ये देखिए अब आप समझ सकते हैं ये कैसे हुआ है सब कुछ। अब देखिए इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार, परम आवश्यक, परम आवश्यक है, परम आवश्यक का मतलब क्या होता है, परम आवश्यक, इसका नाम बताइएगा, नाम यानी कि म में अ है, इधर भी स्वर इधर भी स्वर, तो ये हो जाएगा स्वर संधि। अंतर्निरुद्ध, अंतर्निरुद्ध का तात्पर्य है कि इसमें रेफ का र है, तो जब रेफ का र है इसमें, तो ये देखिए अंतर्निरुद्ध में रेफ कर रहा है, तो ये अंतः हट गया, विसर्ग चिन्ह आ गया, निरुद्ध। ठीक है, यद्यपि अब यहाँ से आप लोग ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं, इसको थोड़ा मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये आप लोग करेंगे। ठीक है, इसको करिएगा। और ये देखिए सैंपल क्वेश्चन यहाँ दिया है बोर्ड का, मतलब इस बार आने लायक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं अब आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो कि हाँ संधि के लिए आप एग्जाम में इससे आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा संधि में, तो जरूर इस वीडियो को देखें। और अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलें, यानी कि अपना विचार को रखें, और जिससे हमें प्रोत्साहन मिले, और मैं आगे समास का वीडियो जल्दी लाऊंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोग कमेंट करेंगे तो। ठीक है, तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें। धन्यवाद।